नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। त्याग, तपस्या, धैर्य, ये तीन शब्द राजनीति में अनजान से लगते हैं, अपरिचित से लगते हैं, लेकिन जो पार्टियां या जो संगठन उनका लक्ष्य दूरगामी होता है वो इन तीन शब्दों पर या कहें इन तीन सिद्धांतों को छोड़ते नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने इसका एक ताज़ा उदाहरण पेश किया है। आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं बिहार की, लेकिन बिहार का ही मामला नहीं है और एक दो राज्यों की बात करूंगा। लेकिन नीतीश कुमार, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी, इनके संबंध की शुरुआत देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या किया इस दौरान। इस संबंध को निभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने घोर अपमान सहा, ब्लैकमेल हुई, अपने ही राज्य में अपने ही नेताओं का कद छोटा किया, अपने ही नेता को बिहार में चुनाव प्रचार नहीं करने दिया, जो सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक थे उस समय, और अब तो सबसे लोकप्रिय नेता हैं। वैसे तो नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी का संबंध शुरू हुआ 1996 से, लेकिन गठबंधन जो राज्य में हुआ, चुनावी गठबंधन, वो 2000 में हुआ। उस समय भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी थी और नीतीश कुमार की पार्टी छोटी थी। फिर भी उस चुनाव में बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। अब आप देखिए, सुनने में लगता है कि ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी का कदम था, अदूरदर्शी कदम था, लेकिन इसके पीछे भाजपा की लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी। भाजपा का लक्ष्य जो था वो बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का, और भाजपा को ये समझ में आ गया था कि जो सामाजिक समीकरण है बिहार में और जो भाजपा का सिद्धांत है, उन दोनों में तालमेल बिठाने के लिए एक पुल की ज़रूरत होगी। बिहार देश का सबसे बड़ा समाजवादी मानसिकता वाला प्रदेश है और भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का कार्ड यहाँ आसानी से चलने वाला नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या आंदोलन के दौरान भी देख लिया था और उससे पहले भी। तो भारतीय जनता पार्टी या तो जो है विपक्ष की भूमिका निभाकर खुश रहती या लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर काम करती। उसे एक पुल की ज़रूरत थी, एक कंधे की ज़रूरत थी जिस पर बंदूक रखकर वो निशाना साध सके, अपना लक्ष्य साध सके। उसके लिए उसने चुना नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार ने इसका खूब फायदा उठाया, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो मुख्यमंत्री बना दिया, केवल इतने तक मामला नहीं रहा। ये अपने आप में भारत में अकेला गठबंधन था जिसमें बड़ी पार्टी ने छोटा बनना स्वीकार किया। और ये त्याग जो है बीजेपी ने एक बार नहीं किया, दो बार किया। 2020 में भी किया, जब भाजपा बड़ी पार्टी बन गई। उस समय भी भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाया। चाहती तो तात्कालिक लाभ में आकर बना लेती है। अगर बना लिया होता तो इस समय विपक्ष में बैठी होती, उसका मुख्यमंत्री नहीं बन पाता आज। तो भाजपा ने उस समय त्याग किया और नीतीश कुमार को छोटी पार्टी का नेता होने के बावजूद मुख्यमंत्री बने रहना दिया। अब आप देखिए भाजपा ने किस तरह से काम किया। जो अपमान की बात मैं कह रहा हूं, आप याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में हो रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, गठबंधन के साथी हैं, बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने रात्रि भोज पर पूरी कार्यकारिणी को इनवाइट किया, जिसमें भाजपा के सारे कद्दावर नेता, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी सब मौजूद थे, और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे पटना में इस समय। लेकिन उसी दिन सुबह पटना के अखबारों में एक विज्ञापन छपा। नरेंद्र मोदी ने बाढ़ राहत में 5 करोड़ रुपए, मतलब नरेंद्र मोदी ने नहीं, गुजरात सरकार ने दिए थे, उसके बारे में। उसका नीतीश कुमार को ऐसा बुरा लगा कि उन्होंने रात्रि भोज का जो निमंत्रण था उसको रद्द कर दिया। भाजपा के लोगों को समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या और रिएक्ट कैसे करें। वो एक मुद्दा था जिस पर गठबंधन टूट सकता था, लेकिन भाजपा ने नहीं तोड़ा। नीतीश कुमार ने भाजपा को स्पष्ट कर दिया कि नरेंद्र मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं आएंगे। और भाजपा ने मान लिया। कौन सी पार्टी ऐसा कर सकती है? उस समय देखने में लगता था कि ये सरेंडर है, ये कमज़ोरी है, लेकिन
जो चतुर शिकारी होता है वो धैर्य का साथ नहीं छोड़ता है। इस पूरे दौरान भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज का साथ नहीं छोड़ा, वो था धैर्य। अपमान बर्दाश्त किया और नीतीश कुमार का धोखा बर्दाश्त किया, एक बार नहीं, दो बार। 2013 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी बना रही थी, किसी और पार्टी को क्या मतलब इससे, लेकिन नीतीश कुमार ने इसको मुद्दा बनाकर गठबंधन तोड़ दिया। और क्या क्या नहीं बोला नरेंद्र मोदी के खिलाफ। उसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए तो बहुत बहुत बड़ा स्टेक था उस समय। 2014 के चुनाव में अकेले लड़े नीतीश कुमार और सिर्फ 2 सीटें आई, और भाजपा ने अपने गठबंधन के साथियों के साथ 40 में से 31 सीटें जीती, नीतीश कुमार के बिना। अब इसके बाद तो कायदे से बीजेपी को नीतीश कुमार को से संबंध तोड़ ही देने चाहिए थे, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने महागठबंधन बनाया आरजेडी के साथ, सरकार बन गई, लेकिन वहां जाने के बाद उनको आटे दाल का भाव मालूम हो गया कि बीजेपी में उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता था, किस तरह से रखा जाता था, और आरजेडी के साथ उनकी हालत और हैसियत हो गई थी। लालू प्रसाद यादव को तो छोड़िए, तेजस्वी यादव उनको भाव नहीं देते थे। अपमानित होकर बाहर निकले और फिर बीजेपी के साथ आ गए, फिर बीजेपी ने अपना लिया। 2020 में छोटी पार्टी बन गए, फिर भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया, तब भी 2021 में निकल गए गठबंधन तोड़कर, फिर लौटे, फिर बीजेपी ने अपना लिया। याद रखिए, असेंबली में खड़े होकर उन्होंने कहा था, मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ कभी नहीं जुड़ूंगा। लेकिन 2 बार निकले, 2 बार बीजेपी ने उनको अपना लिया, क्योंकि बीजेपी जो है लंबा खेल खेल रही थी। नीतीश कुमार की तरह केवल वो मुख्यमंत्री का पद उसे नहीं दिख रहा था, उसे पूरे बिहार की राजनीति दिख रही थी, और पूरे बिहार नहीं, पूरे पूरब की राजनीति दिख रही थी। बिहार से वो पूरे पूरब की राजनीति, पूरे पूर्वी भारत की राजनीति को बदल सकती है। तो समय का इंतजार करती रही, एक अच्छे शिकारी की तरह, जल्दबाजी नहीं की। इंतजार किया नीतीश कुमार के कमजोर होने का, अशक्त होने का, जनता दल के नंबर 2 होने का, और जब लगा कि शिकार जो है बिल्कुल निशाने की जद में आ गया है, तब तीर चलाया, तब तीर छोड़ा। और इसकी शुरुआत, मेरा मानना है, इसके संकेत देखिए, बीजेपी जो करती है, खासतौर से ये लीडरशिप, उसके संकेत पहले से देती है। ये मैं बार बार कहता हूँ। इस मामले में क्या संकेत दिया? इस मामले में पहला संकेत मिला जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को होम मिनिस्ट्री दिलाई, होम डिपार्टमेंट। ये नीतीश के राज में पहली बार हुआ। 2005 में जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, होम डिपार्टमेंट उन्हीं के पास था। पहली बार हुआ कि भाजपा के डिप्टी सीएम के पास गया। ये संकेत था बदलाव का। बीजेपी ने शतरंज की बिसात पर अपनी नई चाल चल दी है। और आखिरी बार जब लौट कर आए नीतीश कुमार, तब बीजेपी ने एक और काम किया, जेडीयू के लोगों को मिला लिया। वो थे जनता दल यूनाइटेड में, नीतीश कुमार के करीबी थे, लेकिन काम भाजपा का कर रहे थे। और भाजपा का काम कर रहे थे तो ये माहौल बना, लगातार 2 चुनाव में जेडीयू नंबर 2 की पार्टी हो गई, बीजेपी से नीचे चली गई, बल्कि कहें 2020 में तो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। तो अगर नीतीश कुमार रिटायर हो जाएंगे, जो स्वास्थ्य की उनकी जो हालत है, उनको हटना पड़ा, तो फिर जेडीयू का क्या होगा? तो नीतीश कुमार के सामने ये प्रस्ताव रखा गया कि जेडीयू के अस्तित्व का सवाल है, उसको बचाना है तो आपको अपने बेटे को लाना पड़ेगा। अब आप देखिए ये किस तरह की रणनीति थी। नीतीश कुमार की जो 2-3 सबसे बड़ी खूबियां थी, एक उनकी प्रशासनिक क्षमता, जिसके कारण सुशासन बाबू का तमगा मिला उनको, उनकी ईमानदारी दूसरा, और तीसरा वो वंशवादी राजनीति से जीवन भर परहेज करते रहे और ऐसा करने वालों पर आक्रमण करते रहे। तो सुशासन का मामला जो है उनका लगातार ढीला हो रहा था, और ढीला इसलिए नहीं हो रहा था कि वो अच्छा शासन देने में अक्षम हो रहे थे, बल्कि उनके स्वास्थ्य के कारण से। वंशवादी राजनीति से उनकी दूरी को एक झटके में खत्म कर दिया। कहा कि अगर पार्टी को बचाना है तो बेटे को राजनीति में लाइए।
बेटा जो कभी राजनीति में नहीं रहा, जिसका कभी कोई राजनीतिक रुझान नहीं दिखा, उसको राजनीति में लाने का फैसला हो गया। और मैं मानता हूं कि यह बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि नीतीश कुमार से, जो बहुत ही घाघ राजनीतिज्ञ है, उनसे निपटना बीजेपी के लिए बहुत कठिन था। लेकिन निशांत कुमार जो उनके बेटे हैं, उनको मैनिपुलेट करना बीजेपी के लिए आसान होगा। और दूसरी बात ये की बीजेपी ने कि कभी ये संकेत नहीं दिया कि वो नीतीश कुमार का अपमान करना चाहती है। इस पूरे गठबंधन के दौरान सिर्फ 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के खिलाफ बोले, अन्यथा कभी नहीं बोले। तो नीतीश कुमार को गुड ह्यूमर में रखा, वो जो मांग करते थे सब पूरी करती रही बीजेपी। उनको कोई बहाना नहीं दिया बीजेपी से नाराज होने का, फिर भी वो नाराज होते रहे। 2 बार छोड़कर गए, फिर भी बीजेपी ने लौटने पर अपना लिया। दूसरी बार जब लौट कर आए, तब से बीजेपी ने तय कर लिया था कि अब जो है अपनी रणनीति पर, जो हमारी दूरगामी रणनीति है, उस पर काम करने का समय आ गया है। और उस पर काम शुरू हो गया। 2025 का विधानसभा चुनाव हुआ। बीजेपी ने आखिरी मौके पर घोषणा कर दी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गया कि जेडीयू बीजेपी में कुछ मतभेद है या बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री न बने। ये सब शंकाएं दूर कर दी। चुनाव हो गया, गठबंधन चुनाव जीत गया, प्रचंड बहुमत से जीत गया। नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके बाद बीजेपी ने अपना काम करना शुरू किया और नीतीश कुमार को ऐसी जगह पे पहुंचा दिया जब उनके पास कोई विकल्प नहीं रह गया। तो बेटे को लाने के लिए तैयार हो गए, तो एक सिद्धांत से समझौता कर लिया। राज्यसभा में जाने को तैयार हो गए, तो सत्ता की लालसा खत्म नहीं हुई है, ये संदेश चला गया। आप 20 साल 21 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी राज्यसभा में क्यों जाना चाहते हैं, और जो आपकी अवस्था है उस अवस्था में क्यों जाना चाहते हैं? मैंने कल के वीडियो में कहा था कि नीतीश कुमार बड़ी रेखा खींचने से चूक गए, और नीतीश कुमार की ये चूक भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इससे नीतीश कुमार का कद थोड़ा कम होता है और भारतीय जनता पार्टी की त्याग, तपस्या और धैर्य का जो उसका जिस सिद्धांत पे वो चली, वो पक्ष और मजबूत होता है कि हर हालत में, हर परिस्थिति में और आखिरी समय तक भाजपा नीतीश कुमार को एकोमोडेट करने, समायोजित करने के लिए तैयार थी, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार थी और है। लेकिन नीतीश कुमार जो है 2013 के बाद से जिस तरह से डिरेल हुए, वो आरजेडी के साथ जाने का डर दिखाकर भाजपा को एक तरह से ब्लैकमेल करते रहे और भाजपा ब्लैकमेल होती रही। इसे आप भाजपा की कमजोरी मान लें या रणनीति मान लें, जो आपकी इच्छा हो उस तरह से मान सकते हैं। लेकिन ये कमजोरी या रणनीति तय होती है अंतिम जो परिणाम है उससे। अंतिम परिणाम क्या हुआ अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। भाजपा का जो सपना था बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का, वो सपना पूरा होने जा रहा है। नीतीश कुमार को छोड़े बिना, नीतीश कुमार को हटाए बिना। लेकिन एक और मामला है, एक और पक्ष है इस पूरे घटनाक्रम में, राजनीतिक घटनाक्रम में, जिसकी ओर हमारा शायद ध्यान नहीं जा रहा है। वो ये है कि बीजेपी ने ये इंश्योर कर लिया है कि जेडीयू और आरजेडी के फिर से मिलने की सारी संभावनाएं खत्म हो गई हैं, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। ये आप उम्मीद नहीं कर सकते कि निशांत कुमार किसी दिन उठकर कहेंगे कि मैं आरजेडी से समझौता करने जा रहा हूं। आरजेडी से समझौता करने की ताकत या हिम्मत जो है केवल नीतीश कुमार में थी, निशांत कुमार में कभी नहीं होगी। अब भविष्य की कोई नहीं जानता कितने साल बाद क्या होगा, लेकिन अभी की परिस्थितियों में कहा जा सकता है निशांत कुमार पहले अपने पैर जमाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में उनको सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत है तो बीजेपी की। उनको मालूम है कि उनकी राजनीति और उनकी पार्टी का सर्वाइवल बीजेपी के साथ पर निर्भर है। तो जो बीजेपी लग रहा था कि नीतीश कुमार के पर निर्भर है, वो ठीक उल्टा कर दिया बीजेपी ने, पूरा पासा पलट दिया। अब जेडीयू पूरी तरह से बीजेपी पर निर्भर है
और बीजेपी के केंद्र में सरकार है, इसलिए और उसके लिए अनुकूल स्थिति है। बिहार विधानसभा में उसके सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए और अनुकूल स्थिति है। और आप देखिए, जो मैं तपस्या, धैर्य और जो है त्याग की बात कर रहा हूँ, उससे बीजेपी ने क्या क्या हासिल किया। नीतीश कुमार के कंधे पर बंदूक रखकर आरजेडी पर निशाना साधा। भाजपा के लिए आरजेडी से लड़ना शायद ज़्यादा मुश्किल होता नीतीश कुमार की तुलना में। नीतीश कुमार को साथ लेकर आरजेडी को ख़त्म किया। मेरा मानना है कि आरजेडी ख़त्म हो गई है। जब मैं किसी पार्टी के बारे में कहता हूँ ख़त्म हो गई है, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो पार्टी जो है वो विलुप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसका मतलब ये होता है कि वो सत्ता की दौड़ से बाहर हो गई है। आरजेडी का आज वही हाल है। तो एक काम किया, आरजेडी को ख़त्म किया। हालांकि उस लक्ष्य तक बीजेपी 2010 में पहुंच गई थी, जब 23 सीटों पर आ गई थी आरजेडी। अगर नीतीश कुमार 2013 में छोड़कर गए न होते तो आरजेडी खत्म हो चुकी होती अब तक। लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, बीजेपी ने वो लक्ष्य हासिल कर लिया। दूसरा, बिहार में अपना मुख्यमंत्री पहली बार, वो लक्ष्य हासिल कर लिया। और ये सब लक्ष्य हासिल करते हुए जेडीयू और नीतीश कुमार को नाराज नहीं किया, असंतुष्ट नहीं होने दिया। ये तीसरी बड़ी सफलता है। आरजेडी जेडीयू के गठबंधन की संभावना को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, ये चौथी बड़ी उपलब्धि है। ये सब जो है तात्कालिक लाभ राजनीति में उठाने की नीयत से या नीति पर चलने वाले राजनीतिक दल या नेता नहीं हासिल कर सकते। ये भारतीय जनता पार्टी या कोई भी कैडर बेस्ड जो पार्टी है वो हासिल कर सकती है, जो लॉन्ग गेम खेलने के लिए तैयार हो, लंबे समय तक धैर्यपूर्वक अपने समय का इंतज़ार करने के लिए तैयार हो। तो बीजेपी अपने समय का इंतज़ार करती रही। इसी तरह का नहीं, लेकिन कुछ कुछ इससे मिलता जुलता काम बीजेपी ने उड़ीसा में भी किया। 1998 में जब राजनीति में आए नवीन पटनायक अपने पिता के देहांत के बाद, तो बीजेपी ने उनको अपने साथ ले लिया, गठबंधन बना लिया, केंद्र में मंत्री बना दिया। फिर 1999 में विधानसभा चुनाव हुआ तो गठबंधन में लड़े। 1999 और 2004 का चुनाव दोनों गठबंधन में लड़े। 2009 में नवीन पटनायक ने तोड़ दिया गठबंधन। लेकिन आप 2009 से 2024 तक देख लीजिए, बीजेपी ने नवीन पटनायक पर व्यक्तिगत हमला नहीं किया। उनके खिलाफ चुनाव लड़ती रही, उनका विरोध करती रही, विधानसभा से लेकर सड़क तक, लेकिन उन पर व्यक्तिगत कोई आक्षेप नहीं किया। इससे क्या इंश्योर किया बीजेपी ने? एक, नवीन पटनायक की उड़ीसा में जो गुडविल थी उसका कुछ हिस्सा बीजेपी को मिला। दूसरा, उससे बड़ा लक्ष्य, कांग्रेस को नवीन पटनायक के पास नहीं जाने दिया या नवीन पटनायक को कांग्रेस के पास नहीं जाने दिया। तो नवीन पटनायक का पहले साथ लेकर और फिर विरोध में खड़े होकर इस्तेमाल किया उड़ीसा में कांग्रेस को खत्म करने का। अब उड़ीसा में दो ही पार्टियां हैं, नवीन पटनायक की बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस, जिसने इतने लंबे समय तक उड़ीसा पर राज किया, वो लगभग खत्म हो गई है। तो ये पूरब के दो राज्य हैं। तीसरे राज्य में चुनाव होने वाला है, उसका भी नतीजा आएगा। और मेरा मानना है कि पूरा पूरब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ होने जा रहा है। बिहार में जो हुआ है, उड़ीसा में जो हुआ है, उसका असर पश्चिम बंगाल पर न पड़े, ये हो नहीं सकता। और अभी जो नए गवर्नर नियुक्त हुए हैं, एनवी रवि, वो आईबी के पूर्व अधिकारी हैं। तमिलनाडु में उन्होंने क्या किया आपने देखा ही है। ममता बनर्जी के लिए एक नया सिरदर्द पैदा कर दिया है बीजेपी ने। और आप देखते रहिए, अगर 15 मार्च तक, ये उम्मीद है कि 15 मार्च या उसके 1-2 दिन बाद जो है विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी। अभी इस बात में शक है कि पश्चिम बंगाल के लिए जारी होगी कि नहीं। जो 50 लाख से ज़्यादा लेजिटिमेट ग्रीवांस वाले मामले हैं, उनका अभी निपटारा नहीं हुआ है। उनका निपटारा जब तक नहीं होगा तब तक फाइनल मतदाता सूची नहीं बनेगी। और अगर अधिसूचना जारी करने की तारीख तक ऐसा नहीं होता है तो चुनाव टल सकते हैं। और चुनाव टलने का मतलब होगा राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन में एनवी रवि की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। लेकिन ये सब निर्भर करता है सुप्रीम कोर्ट के रुख पर। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया। अनुच्छेद 142 के तहत उसको जो अधिकार मिले हुए हैं उसका इस्तेमाल करते हुए जुडिशियल ऑफिसर्स को मतदाता सूची के शुद्धिकरण के काम में लगाया। ये इससे पहले इस देश में कभी नहीं हुआ था। चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने किया था, ममता बनर्जी कुछ बोल नहीं पाई। अगर केंद्र सरकार या चुनाव आयोग ने किया होता तो बहुत हल्ला मचाती। अब ये जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं जो काम कर रहे हैं, वो इसको कब तक पूरा करते हैं इस पर निर्भर है। तो उड़ीसा, बिहार, अब पश्चिम बंगाल की बारी है। और बिहार में जिस तरह का खेल खेला है बीजेपी ने, मुझे लगता है कि ये राजनीति शास्त्र में पढ़ाया जाना चाहिए कि धैर्य, त्याग और तपस्या से आप राजनीति में अपना दूरगामी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। वो बीजेपी ने करके दिखाया है। ये आने वाले समय के लिए तमाम राजनीतिक दलों के लिए एक उदाहरण है। कोई इसे अपनाएगा नहीं अपनाएगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस तरह से काम करता है, ये उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।